तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं अपनी दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कूलाम के नियम पर आधारित है। कल आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो कूलाम के नियम को उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने बताया था कि किसी पदार्थ या किसी तत्व के ऊपर हम आवेश को किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं, मीन्स उस पदार्थ को धनावेशित या ऋणावेशित किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कल दो एग्जाम्पल भी दिए थे। एक सोडियम का एग्जाम्पल जिसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था तो वो धनावेशित हो गया था सोडियम का परमाणु, और एक क्लोरीन का परमाणु लिया था जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया था जिसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो ऋणावेशित हो गया था। अब हमारे पास आवेश आ गए हैं और मैंने आवेश की कल परिभाषा भी बताई थी कि आवेश क्या होता है। मैं दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी तत्व या पदार्थ के ऊपर आवेश है तो जब उसे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाएगा तो वह पदार्थ या तत्व किसी प्रकार के, अगर विद्युत क्षेत्र में लेके जा रहे हैं तो विद्युत बल को अनुभव करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र में ले जा रहे हैं तो चुंबकीय बल को अनुभव करेगा। और अगर हम उसके ऊपर से आवेश हटा दें तो ना ही तो वो चुंबकीय क्षेत्र में जाकर किसी प्रकार के बल का अनुभव कर पाएगा, ना ही विद्युत क्षेत्र में जाकर किसी प्रकार के बल का अनुभव कर पाएगा। तो हमने बताया था कि आवेश कुछ नहीं है, आवेश जो है वो किसी तत्व या पदार्थ को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करने की परमिशन देता है, अनुमति देता है। तो फिर से मैंने आवेश की परिभाषा को यहाँ पर जो है रिपीट कर दिया है। तो चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कूलाम का नियम। तो जैसे देखो मैंने आपका समय बचाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है कूलाम का नियम या कूलाम्स लॉ। तो इसमें जब कोई दो के बाद बिंदु है, बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। When any two point charges are placed at a distance, then the force between them will be directly proportional to the product of their charges and will be inversely proportional to the square of distance between them। इस प्रकार मैंने दोनों में ही, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में ही कूलाम के नियम की डेफिनेशन को लिख दिया है। अब ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम दो आवेश लेते हैं। एक आवेश यहाँ पर रख दिया हमने, इसको Q1 कह दिया,
और एक दूसरा आवेश हमने यहाँ पर रख दिया, इसको Q2 कह दिया, और मान लिया इनके बीच की जो दूरी है वो R है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम देयर विल बी ए फोर्स बिटवीन दीज टू Q1 Q2, उनके बीच में, क्योंकि देखो क्या है, Q1 जो है उसका एक फील्ड है, उसका एक क्षेत्र है, कि अगर उसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो उसके ऊपर बल लगाएगा। इसी तरह से Q2 का भी एक क्षेत्र है कि जब Q2 के क्षेत्र में कोई आवेश आएगा तो वो उसके ऊपर एक बल लगाएगा। तो यहाँ दोनों के दोनों को हमने पास पास रख दिया। इसका मतलब ये है कि Q1 तो Q2 के क्षेत्र में है और Q2 Q1 के क्षेत्र में है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो उस बल को अगर हम निकालें, हम कहें कि वो बल F है, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू आवेश, इन दो आवेशों का गुणनफल मतलब Q1 मल्टीप्लाई Q2, और इनके बीच की दूरी हमने क्या ले रखी है, R, और R का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई कूलाम के नियम की। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा K, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है इसको हम बोलते हैं स्थिरांक, या इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है K की, वो होती है 1/4πε0। इसकी जो आपकी, अगर इसे हम बात करें तो न्यूमेरिकली ये होगा 9 मल्टीप्लाई 10⁹ इन MKS यूनिट। ये सब एक्सपेरिमेंटली आ रही हैं वैल्यू निकल के, और अगर आप देखोगे तो इसकी K की वैल्यू हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखेंगे हम इन CGS सिस्टम। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये जो अभी तक मैंने आपको बताया है ये इसका अदिश रूप है, अदिश रूप है कूलाम के नियम का। मतलब इसे कहेंगे हम स्केलर फॉर्म। कूलाम के नियम की कैसी फॉर्म है ये कूलाम के नियम की है स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म है ये कूलाम के नियम की। ठीक है, मैं कल भी बताया था कि नोट्स बनाते हुए चलिए, तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज अब तो 1-2 दिन आपको याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे आते हैं। अब हम इसकी जो है दूसरी फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं, और वो है आपकी सदिश रूप, सदिश रूप या वेक्टर फॉर्म। ये पहले भी बता दिया गया, मतलब अगर कोई क्वांटिटी सदिश है, ठीक है, तो हम उसके परिमाण और दिशा दोनों की चिंता करेंगे, दोनों पे ध्यान देंगे। और अगर वो अदिश है तो केवल हमें परिमाण की चिंता करनी है और उसकी दिशा की चिंता हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर देखो अब फिर से वही बनाते हैं, दो हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ Q1 और ये कितना हो गया Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई है, इनके बीच की दूरी हो गई है हमारी R। ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, F12 कहेंगे। F12 का मतलब है Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल। ठीक है, और F21 अगर हम कहें तो ये हो जाएगा कि आवेश Q2 पर आवेश
Q1 द्वारा लगाया गया बल, ये हो जाएगा। अब अगर हम कहें कि आप हमें जो है ना F12 बताओ कितना है पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल, तो आप क्या कहोगे कि ये हो जाएगा K Q1 Q2 और डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन वो डिस्टेंस कौन सी लोगे आप, क्योंकि डिस्टेंस तो हमने बीच में R रखी है, लेकिन यहाँ पर आप जो है डिस्टेंस लेंगे। अगर आप Q1 पे F12 निकाले, F12 का मतलब पहले Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, तो हम दूरी भी लेंगे R12, मीन्स दूरी जो है वो पहले से दूसरे की तरफ नापी जाएगी। और इसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ये तो मोड हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ लिख देंगे R12 कैप, मतलब दूरी को आपको कैसे नापना है, पहले आवेश से दूसरे आवेश की तरफ को नापना है। ठीक है, तो ये हो गया। ये इसको R12 को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई सदिश है ये है इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब है कि ये बता रहा है कि दूरी किधर से किधर को मापी गई है। ठीक है, पहले से दूसरे की तरफ को हमने दूरी नापी है। ठीक है, नहीं जैसे दूसरा ये दूसरे Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर नापी गई ये दूरी है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि F21 बता दीजिए हमें, तो वो यही हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21, और यहाँ आ जाएगा R21 का कैप। तो ये R21 भी एक जो है इकाई सदिश हो गया, मतलब यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इकाई सदिश को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ये केवल दिशा बताता है। तो R21 का मतलब है कि F21 मतलब दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल। तो दूसरे आवेश पर बल लगाया है, पहले आवेश ने लगाया है। ठीक है, तो पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर मापी गई जो दूरी है वो हो जाएगी R21। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इससे आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक और मॉडल आपको दिखाता हूँ वेक्टर फॉर्म का ही। मान लो आपने एक यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर ले लिया है, उसे नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा आपको।